आगाज में आपको बताएं, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, बड़े ही शर्म का मकाम है। पूरे शहर कराची को कचरा बना दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सख्त मगर अफसरदा रिमार्क्स। कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने सियासत की नजर कर दिया कराची को। नस्ला टावर केस की भी समाअत हुई। इसके अलावा आपको बताएं कि वकील मुनीर मलिक ने अदालत को बताया कि सर्विस रोड पर तामीर का इल्ज़ाम गलत है। सिंधी मुस्लिम ने लीज दी थी, जिस पर अदालत ने एक बार फिर वाजे कर दिया कि सिंधी मुस्लिम को लीज देने का इख्तियार ही नहीं था। और क्या कुछ होता रहा आज कार्रवाई में समाअत के दौरान, हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, बड़ी अहम समाअत इस वक्त जारी है, बताइएगा क्या कुछ होता रहा है। देखिए मारूख, सबसे पहले तो हम नाज़रीन को सबसे अब तक की सबसे बड़ी और नस्ला टावर के मकीनों के लिए बुरी खबर दे दें। जो नज़रसानी की दरख्वास्त नस्ला टावर के मकीनों और मालिकान की तरफ से दायर की गई थी, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। जो नस्ला टावर गिराने का हुक्म था वो बरकरार है। कमिश्नर कराची को अदालत ने एक मरतबा फिर हुक्म दिया है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें और नस्ला टावर गिरा कर उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। जो दस्तावेज़ात अदालत में पेश की गई, अदालत उससे मुतमईन नहीं थी। अदालत को बताया गया कि ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की लीज़ है और लीज़ पर ही ये नस्ला टावर तामीर किया गया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 780 गज की लीज़ थी, मगर इसे बढ़ाकर 1044 गज कर दिया गया, जो कि गैर कानूनी है। अदालत को ये कहा गया कि ठीक है, फिर जो जितना हिस्सा गैर कानूनी है वो गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि अगर सिर्फ इतना हिस्सा गिराया गया तो फिर इमारत सस्टेन नहीं कर पाएगी, उसकी फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएंगी, इसलिए पूरी इमारत गिराई जाए। एक मरतबा अदालत ने यह फिर हुक्म दिया है। आज बहुत बड़ी समाअत गुजर नाला और औरंगी नाले के मुतासरीन की बहाली और तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक हुई। अदालत ने इस्तफसार किया एडवोकेट जनरल से कि बताएं कि मुतासरीन को बसाने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया, जिस पर एडवोकेट जनरल ने यह बताया कि 250 एकड़ ज़मीन का इंतखाब किया गया है। 6000 से ज़ायद यानी 6500 तकरीबन वहाँ घर बनाए जाएंगे। सिंध हुकूमत के पास पैसा नहीं है। बहरिया टाउन फंड का जो पैसा है सुप्रीम कोर्ट के पास, उससे 10 अरब रुपए सिंध हुकूमत को दे दिए जाएँ तो ये तामीरात शुरू कर दी जाएंगी, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि इस पर आपका कोई हक नहीं है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आप बहरिया टाउन केस में ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये जायज़ है और अपना मौक़िफ़ भी आप सुप्रीम कोर्ट को ये लिख कर दे चुके हैं। अब आप इस रकम पर कैसे दावा कर सकते हैं? अरबों खरबों रुपए का आपका बजट है और आप हमसे रकम मांग रहे हैं, आपको कोई रकम नहीं मिलेगी। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को ये हुक्म दिया कि 1 साल में मुतासरीन को बहाल किया जाए, उनको नए मकानात और तामीर करके दिए जाएँ। 2 हफ्ते में वज़ीर आला सिंध इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें कि किन इक़दाम का आगाज़ किया गया है। ठीक है, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं कि आज समाअत हुई है, बहुत अहम समाअत हुई है और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत पर बरस पड़े हैं हलीम आदिल शेख साहब। उन्होंने ये भी कहा है कि रिमार्क्स ऐसे दिए हैं कि आप लोगों ने सियासत की नज़र कर दिया है कराची को। मैं समझता हूँ कि हम सलाम पेश करना चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि चले किसी ने तो बताया कि सिंध गवर्नमेंट क्या करे, हम तो कहते रहते थे। हकीकत यह है कि बिल्कुल सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये जो जुमला है शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, अरे शर्म होती, हया होती तो ये तबाही ना होती। यहाँ तो शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट तो उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन इधर तो गेम ऑन है ना। शेम ऑन का मसला इनको फिक्र ही नहीं है, इधर गेम ऑन है सिंध गवर्नमेंट की, गेम ऑन है करप्शन की, गेम ऑन है चोरी की, गेम ऑन है लूट मार की और कराची को कचरा कुंडी बनाने की, इसलिए उसमें माल आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो बात हुई है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं नालों की सफाई के अंदर 35 अरब वफाक ने दे दिए। 54 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल बननी है, 47 किलोमीटर की रोड बननी है, 11 लाख टन कचरा जो वजीर आला सिंध के सॉलिड वेस्ट ने उठाना था वो वफाक ने उठाया है। सिंध गवर्नमेंट को 2 साल के किराए के लिए 24 करोड़ दिए जा चुके हैं मुतासरीन के। 35 करोड़ रुपए जो लाइनें वाइनें मुतासर होंगी कि इलेक्ट्रिक की, गटर की, वो दिए जा चुके हैं। आज भी इनकी नजर उन पैसे के ऊपर है, उस बहरिया टाउन के पैसे पे है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी कनाइवेंस से चोरी हुई थी वो रिकवर की। इनकी तो मिसाल वो है कि डाकू से माल पकड़ा जाए, वो क्या कहती मुझे सामान दे दो, मैंने घर जाना है इसको लेकर। लेकिन सर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तो हमेशा यही कहा जाता है कि विफाक हमें बजट अप्रूव करके देती नहीं है, फंड्स देती ही नहीं है, फंड्स होंगे तो ये काम होंगे। 8,900 अरब पिछले 13 साल में आए हैं। 8.9 ट्रिलियन रुपीस सिंध गवर्नमेंट का बजट था।
इस दफा 1400 अरब का बजट है। कराची से 90% टैक्स जनरेट करते हैं सिंध का, और कराची पे लगाने के लिए 10 अरब नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। मैं सेकंड करता हूँ कि कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, पूरे सूबे को पालता है, आज जब उनके घरों के सामने कचरा पड़ा है, गटर उबल रहे हैं, शहर को कचरा कुंडी बना दिया गया। गटर में कल एक बच्चा, 4 साल बच्चा डूब के मर गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल में एक 18 साल नौजवान 4 घंटे रुलता रहा है। यहाँ लेकिन करप्शन हो रही है, यहाँ गेम ऑन है, दहशतों की गेम ऑन है, मज़ार कावा बाबा का के घर को कब्जा करने की गेम ऑन है। मैं कहना चाहता हूँ शहर कराची, अब फुटेज जो चल रहे हैं कहाँ के हैं? इस शहर कराची के फुटेज है, और मैं कहना चाहता हूँ इन्हें आज भी माल खपे। हमने 1100 अरब में से 650 अरब का काम स्टार्ट, ग्रीन लाइन आ गई, नाले साफ हो गए, KCR स्टार्ट होने जा रही है, फ्रेट टर्मिनल अगले महीने इसका संगे बुनियाद है। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आई एम रियली सॉरी, नाले तो अभी भी साफ नहीं हुए हैं। बहुत सारी जगहों से हमारा भी गुजर होता है, फिर जब बारिशें होती हैं तो सारा कुछ खुलकर सामने आ जाता है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सफाई की गई है तो अभी भी कराची को बहुत जी आधा सेकंड दीजिएगा, आधा मिनट दीजिएगा मुझे। मैं बताना चाहता हूँ ये 3 नाले बड़े हमारे जिम्मे थे, 500 DMC के नाले और 40-41 KMC के नाले सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे थे। हमने अपने 3 नाले, गुजर नाला, लोहनगी नाला और महमूदाबाद नाले पे चले जाइए, 95% साफ है। जो इन्होंने करने थे, इनके शेयर था, उसके लिए बेरिया टाउन के पैसे मांग रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, नाले इन्होंने साफ करने हैं, छोटे नाले KMC DMC के 541 नाले, वो इन्होंने अपने जिम्मे लिया है 450 अरब के अंदर। इन्होंने नहीं किए, इन्होंने साफ कर, कचरा इन्होंने उठाना नहीं किया, शहर की रोडें इन्होंने बनानी थी नहीं की, पानी K4 से आगे की लाइनें इन्होंने डालनी थी वो नहीं डाले। मेरा मतलब 650 अरब का हमारा काम हमने बता दिया, टिप्स के ऊपर मौजूद है। ये इनसे पूछना चाहता हूँ, 1100 अरब के पैकेज में ये चौधरी बन के तो बैठ गए थे गुजरी आला साहब हमारे साथ, आज भी कहते रहे 1100 अरब। मैं कहता हूँ मुर्तब आप सब बताओ ना आपने क्या किया जो आपका शेयर था। तभी तो हम कहते हैं कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, लेकिन गेम ऑन है सिंध गवर्नमेंट की। इशू है इसलिए इनको शेम नहीं है, कोई शर्म वरम नहीं आती, गेम ऑन है ना जी, माल चल रहा है। बात यह कि ये जो नाले बहन आपने बताया ये इनके जिम्मे है, जो आपको नजर आते हैं गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला हमारे जिम्मे था, जाके देख लीजिए। उसमें से भी 11 लाख टन कचरा हमने उठाया है, वफाक ने उठाया है, NDA ने उठाया है, FWO ने उठाया है। सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या हो, कितना अफसोस की बात है कि शहर से 90% रेवेन्यू सूबे का जनरेट होता हो, उस शहर के लिए 10 अरब ना निकाल सको, फिर कहते हो कराची हमारा, कराची बिलावल का। खड़े होते हो कराची वालों, बिलावल आ रहा है, बिलावल क्या कर रहा है? बिलावल कराची से खा रहा है, बिलावल आ नहीं रहा है, कराची को खा रहा है, कराची को तबाह कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज से मुझे अफसोस हुआ कि इनकी सोच देखकर कि 10 अरब रुपए भी इनको चोरी किए हुए, जो इनकी चोरी पकड़ी गई, उसमें से बकाया 10 अरब सिंध गवर्नमेंट को चाहिए। आज सिंध के अंदर आप देखिए कि रोडें जो थी 400-450 अरब में जो इनका शेयर था, रोडें इन्होंने बनानी थी, कचरा इन्होंने साफ करना था, 540 नाले इनके थे, K4 का लाना ढाबे जी पे हमने छोड़ना था, आगे लाइनें इन्होंने डालनी थी। कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, सारा कुछ हम करके दे रहे हैं। और बात यह कि आज भी सॉलिड वेस्ट का अरबों रुपए का बजट है इनका, कचरा, और KMC से भी टैक्स लेना चाह रहे हैं। ये एक और डाका, ताकि सिंगल लाइन ट्रांसफर हो जाए के इलेक्ट्रिक से हलीम अली शेख साहब, अब ये रिमार्क्स तो जो है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दे रहे हैं कि जो कचरा है कराची का वो भी वहीं का वहीं है, और कराची सियासत की नजर हो गया है, फुटपाथ हों, सड़कें हों, सबका तबाह हाल है, बारिश होती है तो पूरा शहर डूब जाता है। तो ये तो उनका भी सवाल है कि आखिर जो पैसा है वो जाता कहाँ है सिंध गवर्नमेंट के पास से? पैसा कहाँ नहीं जाता, पैसा जाली अकाउंट देख लीजिए, रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, बिलावल जरदारी साहब भी दुबई में बिल्डिंगें देख लीजिए, सोशल मीडिया पे चल रही थी, लंदन में इनके बिजनेस देख लीजिए, इनके अरबों के अकाउंट देख लीजिए, सारे इनके जाली अकाउंट केसेस देख लीजिए, GIT में इनकी जो बताया सबके पास देख लीजिए। ये लोग क्या थे, इनके जो गधा गाड़ी चलाया करते थे, आज वो लैंड क्रूजर के ऊपर घूम रहे हैं। पूरे सिंध में इनके जो अपने लोग थे, इनके मुलाजिम, इनकी मालिशें करने वाले, पैर दबाने वाले, आज वो अरबपति हुए हैं। मैं कहने जा रहा हूँ, पैसा अयान अली जिले के जाती है। ठीक है हलीम अली शेख साहब, आपका कमेंट हमारे पास आ गया, आपका वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में जाली बस सर्विस 2 माह में नाकाम हो गई। करोड़ों मालियत की पीपल्स इंट्रासिटी बस सर्विस का इफ्तिताह 2 साल कबल हुआ था। इसी पर आपको दिखाते हैं नवीद लाड़क की रिपोर्ट।
महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से लाड़काना में शुरू की गई पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया को मुंह चिढ़ाने लगी। अवाम को कम पैसों में मेयारी सफरी सहूलत फराहम करने का इस मंसूबे का इफ्तिताह 2019 में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह ने किया था, लेकिन 2 महीने बाद ही इन बसों को ब्रेक लग गए। लाड़काना और कंबर शहदाद कोट के लिए चलाई गई 17 बसें आज लॉरी अड्डे पर गल सड़ रही हैं। बसों पर गड़ जमी हुई है, रंग उड़ चुका है, टायर जमीन में धंस गए हैं, करोड़ों रुपया जाया हो गया, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ये ट्रांसपोर्ट 2019 में चलाई गई थी पीपल्स बस सर्विस के नाम से। उसके बाद 2 माह तक ये रोडों पे चलती रही, फिर आके गाड़ियां यहीं पे खड़ी कर दी गई। उसके बाद कोई पता नहीं है कि ये क्यों नहीं चल सकी हैं, क्या वजूहत थी, कोई पता नहीं है। एक ऐसा वक्त जब कराची में जदीद सहूलतों से आरास्ता बसें आ रही हैं, वहीं लाड़काना में बसों का ये हाल देखकर अवाम गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो अपने पेट भरने के लिए ना, और किसके लिए? वो गाड़ियाँ मंगाई, आगे पीछे शो किया। कोई शो करने वाला ऐसे थोड़ी है, एक एक गाड़ी का जो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगाया। अभी नई गाड़ियाँ कोस्टर आई थी, वो कोस्टर भी बंद हो गए, बसें भी बंद हो गई। अवाम सवाल कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए का ये मंसूबा आखिर क्यों नाकाम हुआ? करोड़ों रुपए नुकसान का जिम्मेदार कौन है और क्या उसे कटहरे में लाया जाएगा? नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। अहम खबर आ रही है, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह नैब के रडार पर हैं। नैब ने ओवैस कादिर शाह को एक और केस में तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, इस केस की तफसील बताइए। संजय से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, नैब ने ओवैस कादिर शाह को एक और केस में तलब कर लिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पर करोड़ों रुपए की जायदाद खरीदने का इल्जाम है। नैब ने कॉल अप नोटिस पर ओवैस शाह को सक्खर हेडक्वार्टर्स तलब किया है। आपको बताएं, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह नैब रडार पर आ गए हैं। नैब ने ओवैस कादिर शाह को एक और केस में तलब कर लिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान का कहना है करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले EVM को मुस्तरद कर रहे हैं। ये छोटा सा तबका शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावट है। अगले 2 साल हमारी हुकूमत के लिए बहुत अहम है। वज़ीर अपने टारगेट सेट करें, कारकर्दगी का जायजा लें। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन तरक्याती फंड से नहीं बल्कि अपनी कारकर्दगी से जीतेंगे। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में परफॉर्मेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। EVM मशीन्स को पोज कर रहे हैं। अब सोचिए, यानी इससे हमें क्या फायदा है EVM मशीन से? कोई आज तक हर इलेक्शन मुतनाज़ा होती है, हर इलेक्शन छोड़े, सेनेट की इलेक्शन जिधर कोई 1500 वोट होती है वो भी मुतनाज़ा हो जाती है। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया जो गवर्नमेंट में आता है कि इसको अब हमने कैसे ठीक करना है। कौन है जो इस मुल्क को चेंज नहीं होने देते? ये छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये थोड़े से लोग हैं, ये बेनिफिट कर बैठे हैं इस करप्ट सिस्टम से, और वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन। जो असल बैटल है वो इस वक्त पंजाब की है, और पंजाब में लोग बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये आप फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए। अभी आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक अपडेट रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में शरह नमो 4% जबकि महंगाई 7.5% रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इसी पर अपडेट लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील बताएगा ये रिपोर्ट क्या बताती है? देखिए, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो 4% रहेगी। हुकूमत का अगरचे टारगेट 5% का है, और साथ साथ ये कहा गया है कि 3.9% पिछले माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमो रही। अगर से तनाज़ा पैदा हुआ था पिछले साल, लेकिन अब ADB ने इतराफ़ किया है कि 3.9 का फिगर ठीक है। साथ साथ ये कहा गया है कि जो महंगाई की शरह है वो इस माली साल 7.5% रहेगी। ये 2 साल पहले डबल डिजिट में थी, अब कम होगी, लेकिन अभी भी खित्ते के दीगर ममालिक जिनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह है, उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा होगी। कोरोना वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी का इतराफ़ किया गया है। 2 करोड़ 60 लाख अफराद को मुकम्मल। और जी, शकील से भी राब्ता बहाल करेंगे। वो हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक अपडेट रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान में शरह नमू 4%, जबकि महंगाई 7.5% रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। अभी खबर यह है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि न्यूजीलैंड टीम का दौरा मंसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क का हाथ हो सकता है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, टीम सिक्योरिटी से मुतमईन थी तभी पाकिस्तान आई। वजीर खारजा की नॉर्वे, आयरलैंड, पुर्तगाल और मिस्र के हम मनसब से अलग अलग मुलाकातें हुई। कहा, भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है।
अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आई तो सिक्योरिटी से पूरी तरह मुतमईन थी, फिर अचानक दौरा क्यों मंसूख किया? पाकिस्तान के खिलाफ साजिश किसने की? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दौरा मंसूखी में पड़ोसी मुल्क का हाथ हो सकता है। ये भी कहा सिक्योरिटी इदारों को कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ। टीम को बस के बजाय हेलीकॉप्टर से स्टेडियम पहुँचाने की पेशकश की, लेकिन कीवी बोर्ड ने एक न मानी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए अहम इकदाम किए हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्की मईशत के लिए अहम है। इनको वोट का हक दिलाना हमारी तरजीह है। यूएन जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर वजीर खारजा की नार्वे और पुर्तगाल के हम मनसूबों से मुलाकात। आयरलैंड के वजीर खारजा और मिस्री हम मनसब से भी मिले। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमनो अमान और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी जेर गौर आई। शाह महमूद कुरैशी ने वाजे किया कि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम चाहता है। हमारे खिलाफ अफगान सरजमीन को भी इस्तेमाल किया गया। और दौरा मंसूख करने पर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से शदीद एहतजाज। कीवी टीम अचानक वापस क्यों गई? न्यूजीलैंड ठोस शवाहिद के साथ वजूहात बताए। वेलिंगटन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने जसिंडा सरकार को मरासला भेज दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का धूमधाम से दौरा पाकिस्तान। भारी प्रोटोकॉल और फूल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद कीवीज भागे क्यों? इस्लामाबाद ने मामला वेलिंगटन के साथ उठा दिया। खेल का मैदान छोड़ने वालों से सिफारती महाज पर जवाब तलब। वजारत खारजा का एहतजाजी मरासला पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुराद अशरफ जंजुआ ने न्यूजीलैंड हुकूमत को पहुँचाया। क्रिकेट स्क्वाड का दौरा मंसूख करने की शदीद मुजम्मत। कहा ठोस वजूहात बताई जाए कि आखिर अचानक टीम वापस गई क्यों? क्या शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर ऐसा कदम उठाया गया? वजारत खारजा की जानिब से भेजे गए मरासले में ये भी बता दिया गया कि दौरा मंसूख होने से पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने इमरान खान से कहा कि कोई थ्रेट नहीं था, यह खतरा था कि जब खिलाड़ी बाहर निकलेंगे तो कोई शरारत ना हो जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा इंकशाफ। कहा यह तो बहाना बनाने के तरीके हैं, दुनिया को शवाहिद के साथ बताएंगे कि थ्रेट मैसेज कीवी टीम के चले जाने के बाद बनाया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की रवानगी का गुस्सा। वजीर दाखिला शेख रशीद प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में शदीद बरहम नजर आए। हमारी ISI से बड़ी एजेंसी इनकी है जी, ये बेचते क्या है? क्या पिद्दी का शोरबा। वजीर दाखिला ने न्यूजीलैंड टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी के हालात व वाकयात भी बयान किए। ये सारी चीजें सेटल थी, ऑल ऑफ सडन सुबह इन्होंने नाश्ते के बाद नखरे करने शुरू कर दिए। वजीर दाखिला ने बताया कि ब्लैक कैप को पाकिस्तान में कोई थ्रेट नहीं था। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि थ्रेट कोई नहीं थी उनकी प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन ये खतरा था कि जब बाहर निकलें या आए तो उनके साथ कोई शरारत ना हो। ये तो कोई बात ना हुई। शेख रशीद ने कहा कि सारे शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, दुनिया को बताएंगे कि न्यूजीलैंड ने क्या किया। दुनिया को सबूत देंगे कि कोई थ्रेट नहीं थी और दुनिया को बताएंगे ये मैसेज उनके चले जाने के बाद बनाया गया है और ये सब टोपी ड्रामा है। वजीर दाखिला का कहना था कि न्यूजीलैंड टीम की खेले बगैर पाकिस्तान से रवानगी और इंग्लैंड की टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के मामले पर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ 20 साल से साजिशें हो रही हैं, मगर पाकिस्तान हर साजिश के बाद नई ताकत बनकर उभरा है। इस्लामाबाद में लीडर्स इन इस्लाम बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में ये भी कहा कि दुनिया देख ले, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले आज खाक छान रहे हैं। जो मर्जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हुई और हो रही हैं और होती रहती हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान हर साजिश के बाद एक ज़्यादा कामयाब मुल्क बन के उभरा है और इंशाल्लाह एक ज़्यादा लीड रोल में पाकिस्तान है और रहेगा। 20 साल पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को खित्ते की लीडरशिप से महरूम किया जाए। अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत इंस्टॉल रही जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना था। कोशिश ये की गई कि हमारे ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर दोनों के ऊपर ऐसे साजिशी जाल बुने जाएं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद जो साजिशें करने वाले थे वो खाक छान रहे हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है और खित्ते में फैसलों के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है। साउथ एशिया के और सेंट्रल एशिया के, यूरोप और एशिया की जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर रिवॉल्व कर रही है। दिस इज सच अ ह्यूज टर्न ऑफ हिस्ट्री, दिस इज सच अ ह्यूज टर्न ऑफ इवेंट्स दैट पाकिस्तान हैज बिकम अ ग्लोबल
player in decision making of this region. वेलकम बैक। कातिल कोरोना के वार जारी हैं, जहां एक दिन में मजीद 47 मरीजों की जान चली गई। 2020 से अब तक 27,374 पाकिस्तानी कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 51,139 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,333 मस्बत रिपोर्ट हुए। आपको बताएं कि मस्बत केसेस की शरह 4.56% रही है। कातिल कोरोना एक मरतबा फिर से हमला आवर हो रहा है। एक दिन में मजीद 47 मरीजों की जान चली गई है, जबकि आपको बताएं कि 2020 से अब तक 27,374 पाकिस्तानी कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान ने मजीद 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराकें दरामद कर ली। NTMA ने खरीदी गई वैक्सीन वजारत सेहत के हवाले कर दी है। इसी पर हम बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मारूफ, ऐसा ही है, मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रहे, इसके लिए NDMA ने मजीद जो है कोरोना वैक्सीन खरीद ली हैं और साइनोवैक की जो मजीद 30 लाख खुराकें हैं और साइनोफॉर्म की मजीद 70 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई हैं। ये NDMA ने खरीदी हैं और ख़रीदारी के बाद ये वजारत सेहत के हवाले भी कर दी गई हैं। जो तसलसल है मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का, उसे जारी रखने का है। और वजारत सेहत ने ये कहा है कि कुछ लोगों को ये ख्याल था कि साइनोफॉर्म या साइनोवैक मुल्क में इसकी किल्लत हो गई है, तो कल NCOC के इजलास में भी इस हवाले से बात हुई और आज जो है मजीद खुराकें भी पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से आप आगाह कर रही थी, बेहद शुक्रिया आपका अरहम। कोयटा में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सार्फिन को पेट्रोल देने पर 4 पंप सील कर दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी के बावजूद ऑल बलोचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ढिटाई पर उतराई। एहतजाजन शहर भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट देखिए। पहले कार्ड फिर पेट्रोल। कोयटा में पेट्रोल की खरीदारी के लिए कोरोना सर्टिफिकेट लाजमी करार। DC कोयटा इरफान नवाज मेमन कहते हैं पेट्रोल पंप मालिकान वैक्सीनेशन ना कराने वाले शहरियों को पेट्रोल ना दें। खिलाफ वर्जी करने वाले पंप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने तमाम पंपों को ये कर लिया है, तो उसमें मैं कतई ये नहीं कह रहा कि 100% मैं को कंप्लायंस करा भी पाऊंगा, बट उम्मीद है 70-80% पे ज़रूर कंप्लायंस करेंगे। तो आपकी मदद चाहिए होगी, आपकी जब तक मदद आप लोगों की नहीं रहेगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिला इंतजामिया ने पाबंदी पर अमल दरामद न कराने वाले 4 पेट्रोल पंप सील कर दिए। दूसरी तरफ आल बलोचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इंतजामिया के रवैये के खिलाफ पेट्रोल पंप्स बंद करके हड़ताल शुरू कर दी। हमारी सेल आधी होके रह गई है। कहाँ हमारे दिन की 16,000 सेल थी, अभी यही कार्ड के चक्करों में हम नहीं डालते, लोगों को आगे पंपों पर बेच देते हैं। हमारी सेल 8,000-9,000 लीटर पर आ गई है। इंतजामिया का कहना है वैक्सीन न कराने वाले अफराद को बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं की जाएंगी। शहर में शॉपिंग मॉल्स, बाजार और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही दाखिले की इजाज़त होगी। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। अभी अहम खबर आ रही है। लाहौर में डेंगू मच्छर कैसे फैला, डिविजनल इंतजामिया की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। रवा साल 1,60,000 से ज़ायद मकामात पर डेंगू का लार्वा पाया गया है। दानियाल उमर हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। दानियाल, खबरें कुछ इस तरह की भी हैं कि सेक्रेटरीज को पहले से इस चीज़ का इल्म था, फिर भी कुछ नहीं किया गया। जी बिल्कुल, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और साबिक सेक्रेटरी सेहत को पहले ही डिविजनल इंतजामिया ने रिपोर्ट पेश कर दी थी कि रवा साल डेंगू खौफनाक हद तक फैल रहा है। डेंगू सर्वेलेंस टीमों की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल नाकिस है और नाकिस निगरानी की वजह से डेंगू के दुरुस्त इदाद शुमार भी सामने नहीं आ रहे। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया था कि अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स को कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। डेंगू काउंटर्स भी वहां पर फॉल नहीं है और लाहौर के हर 206 में से एक घर में डेंगू लार्वा पाया जा रहा है। साथ ही साथ जो निजी अस्पताल हैं या निजी प्राइवेट लैब्स हैं वो भी मुकम्मल डेंगू के मरीजों का जो डाटा है वो शेयर नहीं कर रही। इस रिपोर्ट में 7 माह का जो डाटा दिया गया है उसमें बात सामने आई है कि 1,60,000 से ज़ायद मुकामात ऐसे हैं जहां से डेंगू लार्वा मिला है। ये रिपोर्ट पहले ही पेश कर दी गई थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कुछ नहीं किया गया। बेहद शुक्रिया आपका दानियाल। आगे बढ़े आपको बताएं, अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज की तैयारियां। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस की रकम अदा कर दी है। उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस आज किसी भी वक्त पहुंचने का इम्कान है। उमर शरीफ के अहल खाना की जानिब से हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा किया गया है। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को पाकिस्तानी रुपये अमरीकी डॉलर में तब्दील करने के लिए खत लिखा था। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए थे।
और कराची वालों के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही। आपको बताएं कि बिजली मजीद महंगी होने का खदशा है कि इलेक्ट्रिक ने एक माह के लिए 97 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने के लिए नेपरा को दरख्वास्त दे दी है। वहाब कामरान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वहाब, पहले अशिया खुरनोश, पेट्रोल, डीजल और अब बिजली भी महंगी होगी। जी हाँ मारूख, ऐसा ही हो रहा है। और गुज़श्ता रोज तो मुल्क भर के सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हुई थी नेपरा की जानिब से, और आज के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी दरख्वास्त दी गई है। नेपरा को बिजली की कीमत में एक माह के लिए 97 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। इस दरख्वास्त में ये दरख्वास्त अगस्त की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है, और अगर इसकी मंजूरी हो गई तो कराची वालों पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने 29 सितंबर को समाअत के लिए दिन मुकर्रर कर रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मकान की मलकियत के झगड़े पर बेटे ने बूढ़ी मां और भाई को कत्ल कर दिया। कातिल ने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर गिरफ्तारी भी दे दी। अफसोसनाक वाक़े की मज़ीद तफसील बता रहे हैं जहांगीर खान। आपको बताएं, जहांगीर खान से भी रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं, लाहौर में मकान की मलकियत के झगड़े पर बेटे ने बूढ़ी मां और भाई को कत्ल कर दिया। कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। इसी अफसोसनाक वाक़े पर जहांगीर खान से जानते हैं। जी जहांगीर खान। जी, 6 मरले के मकान के लिए बेटे के हाथों मां और भाई के कत्ल का ये अफसोसनाक वाकया थाना हरबंसपुरा की हुदूद में वाड़ा सत्तार शाह के इलाके में पेश आया है। पुलिस का यह कहना है कि दोनों भाइयों के दरमियान 6 मरले के मकान पर झगड़ा रहता था, और कुछ अर्सा पहले इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने इन दोनों के दरमियान फैसला करवा के 3-3 मरले जगह जो है वो इन दोनों को तकसीम कर दी थी, और आज उसकी दीवार करना थी। लेकिन रात गए मुलजिम शहजाद ने कुल्हाड़ियों के वार करके पहले अपनी वालदा और फिर अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। और कत्ल की इस वारदात के बाद मुलजिम खुद पुलिस के पास पेश हुआ और इंकशाफ किया कि उसने अपनी मां और भाई को कत्ल कर दिया है, जिसके बाद पुलिस जय वक़ुआ पर पहुंची और मुलजिम को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मक़तूलिन की लाशें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी हैं, और अभी मजीद इसकी तफ्तीश जारी है। 8 मरले का इनका एक और प्रॉपर्टी है जिस पर भी इन दोनों के दरमियान झगड़ा था, और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन का, इलाका मकीनों का यह कहना है कि इन दोनों के दरमियान ये तनाज़ा काफी अरसे से चला आ रहा था। पुलिस का यह कहना है कि मुलजिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा चुका है और मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्तान में मोटरसाइकिल सवार मां बेटा बारिश के बायस बनने वाले गड्ढे में जा गिरे हैं। रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से दोनों को बाहर निकाला है। मोहसिन अली हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मोहसिन, किस तरह से ये वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, मुल्तान में एक रोज की बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया है। मुल्तान का इलाका चौक हुआ जहाँ पर एक मोटरसाइकिल सवार में माँ और बेटा जा रहे थे, ग्राउंड फेलियर की वजह से 15 फुट गहरे गड्ढे में ये दोनों गिर गए। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच कर क्रेन की मदद से पहले माँ को निकाला, उसके बाद बेटे को मदद तौर पर निकाल लिया गया, जबकि वासा हुकाम ने मौके पर पहुंच कर ग्राउंड फेलियर का हिस्सा था 15 फुट गहरा उसको उन्होंने बंद करने के इक़दाम भी शुरू कर दिया। जबकि शहरों में ये कहना है कि जैसे मुल्तान में बारिश होती पहले भी इस तरह के ग्राउंड फेलियर के वाक़या रूनुमा हो चुके, लेकिन इंतजाम में टेस्ट से बस नहीं होती, जिसके अंदर ये हादसा रूनुमा हो रहे हैं। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में कोरोना के बायस बंद थिएटर ताहाल ना खोले जा सके। हजारों मकामी फनकार बेरोजगारी का शिकार हैं। उनकी हुकूमत से क्या अपील है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम गामा भी है, फैसलाबाद का रिहायशी हूँ और सब 25 साल में थिएटर में काम कर रहा हूँ। जितनी परेशानियां मैंने कोरोना में देखी हैं, इतनी परेशानियां मैंने 25 साल में नहीं देखी। 4 मेरे बच्चे हैं जिनके पढ़ने के दिन हैं, मैं उनको पढ़ा नहीं सकता क्योंकि उनका बाप बेरोजगार है, क्योंकि मैं थिएटर मेरे बंद हैं और मैं परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। रेंट का मेरा मकान है और ना मैं रेंट दे सकता हूँ, ना बच्चों को रोटी दे सकता हूँ। ये देखें, ये वो हाल है जहाँ लोग आते थे, हम लोगों को हंसाते थे, लोग सारे दिन की परेशानियाँ जहाँ आगे भूल जाते थे। लेकिन क्या करें, ये देखिए वीरानियाँ छाई हुई हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारी इल्तिजा है वज़ीर आज़म साहब के आगे, वज़ीर आला के आगे। आपने हर काम खोल दिया है, सारा पाकिस्तान खुल गए, स्कूल खुल गए, ट्रांसपोर्ट खुल गए, बाज़ार खुल गए, हर काम खुल गया है। इल्तिजा है हमारी आपके आगे, हमारा काम भी खोल दे, हम भी अपने बच्चों को इज्जत से रोटी दे सकें। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अब बनेगी बच्चों का गहवारा, जहां खवातीन कानून साजी करेंगी बच्चों की देखभाल की फिक्र से आज़ाद होकर। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, जानते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अमले और खवातीन अरकान के लिए बड़ा रिलीफ। सूबाई असम्बली सूबे की पहली असम्बली बन गई, जिसमें कायम कर दिया गया पहला सरकारी डे केयर सेंटर। बच्चों की देखभाल की फिक्र, ना ही इनके खाने पीने की परेशानी। मुश्किल हो जाता है वर्किंग मदर्स के लिए कि अगर वो बेबीज़ को घर में छोड़े और फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा। अभी आज हम सब इंशाल्लाह बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जितने ऐसे सेक्रेटेरिएट से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि वहाँ पे फीमेल के लिए डे केयर्स बनाए जाए। डे केयर सेंटर में शीरख्वार बच्चों के लिए भी अलग से कमरा मुख्तस, जहाँ बच्चों की देखभाल के लिए बर वक्त मौजूद होगा अमला। जहाँ उनके लिए और वहाँ पे हेल्दी एक्टिविटीज़ होगी। वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मदर के लिए एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होगी कि मेरा बच्चा मेरे करीब में है। सेंटर में बच्चों के लिए खिलौने, LED स्क्रीन और खाने के लिए डाइनिंग एरिया भी बनाया गया है। कैमरामैन ज़काउल्लाह और आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मारूफ आलम दीन और बानी जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी का 42वां यौम वफ़ात आज मनाया जा रहा है। देखते हैं मौलाना मौदूदी की ज़िंदगी पर मबनी मोहम्मद अली रज़ा की ये रिपोर्ट। दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है जिन्होंने अपनी गैर मामूली खिदमात से इंसानों पर गहरा असर डाला। 25 सितंबर 1930 को हैदराबाद दक्कन के शहर औरंगाबाद में पैदा होने वाले सैयद अबुल आला मौदूदी भी इन्हीं में से एक हैं। मैं सोचता हूँ अपने वालिद के बारे में तो मुझे पता चलता है कि औलिया अल्लाह की ज़िंदगी कैसी होती है, वो किस किस्म के लोग थे। जब मैं देखता हूँ कि उनको दुनिया की कोई हवस नहीं थी, पैसे से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। मौलाना मौदूदी 20वीं सदी के बेहतरीन इस्लामी मुफक्किरीन में से एक हैं। इनके फिक्र, सोच और इनकी तसानीफ ने दुनिया भर में इस्लामी तहरीक के इर्तिका पर गहरा असर डाला। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक सियासी कायद के अलावा एक मुफस्सिर कुरान भी है और तफहीमुल कुरान के नाम से उसने एक शानदार तोहफा आज के ज़माने को दिया है। मौलाना मौदूदी ने जहां आलम इस्लाम की सियासत पर गहरे नक़ूश मरतब किए, वहीं इस्लाम के फिक्र और सोच को नौजवान नस्ल में भी मुंतकिल किया।